नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का संपूर्ण रिवीजन करेंगे, तेज़ी से देखेंगे और ये वीडियो समझिए कि यूपी पीसीएस और आरओआर 2024 प्रीलिम के लिए कारगर साबित होगा। तो चलिए देख लेते हैं तेज़ी से। उसके पहले थोड़ा सा हम संविधान के बारे में जानें। तो संविधान क्या है? तो संविधान नियमों का, 8वां कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर क्या किया, तो जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। तो देखिए, भारत का संवैधानिक जो विकास हुआ एक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम से हुआ और देखें तो एक ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम से हुआ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में है उसमें क्या क्या किया गया। तो भारतीय ये कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एम्पे थे। ये पूछ लेता है कभी कभी। भारत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम किसमें दिया गया? तो प्रथम वारेन हेस्टिंग थे, इसी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में। उसके बाद से पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, इसमें क्या होता है? नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। फिर चार्टर एक्ट आता है 1813 में, इसमें क्या होता है? शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। उसके बाद से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर चाय और चीन को छोड़ करके क्या किया गया? तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद से आता है चार्टर एक्ट 1833 में, इसमें क्या हुआ? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें प्रथम कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, उसके बाद से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। किसमें? तो चार्टर एक्ट 1835 में के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य को शामिल किया गया। तो इसमें प्रथम कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। उसके बाद से आता है चार्टर एक्ट 1853, इसमें क्या होता है? तो विधि निर्माण हेतु केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना होती है। उसके बाद से सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किसमें होता है? चार्टर एक्ट 1853 में होता है। उसके बाद से देखें तो क्या आता है? तो भारत ये ब्रिटिश क्राउन के शासनाधीन पारित अधिनियम कौन कौन थी? तो ये भारत शासन अधिनियम था जो 1858 में आता है। इसमें क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय पद नाम दिया गया और भारत के राज्य सचिव का पद का इसमें सृजन हुआ और भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश को सौंप दिया गया। उसके बाद से भारत परिषद अधिनियम 1861 में, इसमें क्या होता है? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। उसके बाद से विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892 में हुआ, जिसमें क्या हुआ? तो केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक प्रश्न मतदान का अधिकार किसमें दिया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। उसके बाद से भारत परिषद अधिनियम आता है 1909 में, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कहा जाता है। किसको? तो भारतीय परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में कहा जाता है। उसके बाद से देखें तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ही पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। उसके बाद से भारत शासन अधिनियम आता है 1919 में, इसमें क्या हो? तो मांटेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आता है इसी के तहत। उसके बाद से केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ हो गया। किसके तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और उसके बाद से प्रांतों में द्वय शासन की शुरुआत किससे होती? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उसके बाद देखें तो विषयों को 2 भागों में, एक आरक्षित एवं हस्तांतरित विषयों में देखें तो बांट दिया गया। किसमें? तो हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया गया। किसके तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है। इसी में देखें तो इसके तहत जो है केंद्र में संघात्मक सरकार की स्थापना होती है। उसके बाद से प्रांतों में द्वय शासन की समाप्ति हो जाती है और फिर उसके बाद से केंद्र में द्वय शासन की शुरुआत किससे होती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और केंद्रीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1935 में। किसके? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। बर्मा को भारत से अलग किया गया। किसके? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। सिंध उड़ीसा नामक नए प्रांतों का निर्माण होता है। किसके तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अब देख लेते हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में थोड़ा जान लें। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा गठन होता है। इसमें सदस्य संख्या कितने? 389 होते हैं, जो ब्रिटिश भारत से 296 होते हैं, देसी रियासत से कितने? 93 होते हैं, महिला सदस्य कितने होते हैं? 15 होती हैं। ठीक है, तो इसका प्रथम बैठक कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को होता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सहितानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। ठीक है, और देख लेते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव कौन पेश करता? 13 दिसंबर को 1946 को पेश करता कौन थे? इनके कौन थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव के तो पेश कौन करता? जवाहरलाल नेहरू। और पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को। अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब संविधान सभा की प्रमुख समिति उनके अध्यक्ष देख लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष थे। नियम समिति, प्रक्रिया समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और संघों की संबंधी समिति कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को होता है, जिसमें 7 सदस्य होता है। तो आप लोग बताइएगा कि वो कौन कौन 7 सदस्य थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करेगा। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अब देख लेते हैं भारत का संविधान। तो देखें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। निर्माण में कितने समय लगा? तो कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में देखें तो कितने? तो 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 465 लगभग क्या है? तो अनुच्छेद हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए संविधान के स्रोत देख लेते हैं। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन। उसके बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना,
ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति के पद कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। और कनाडा से देखें तो संघात्मक शासन प्रणाली, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। आयरलैंड से देखें तो नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किससे? तो आयरलैंड से लिया गया। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, वही दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया, जापान से क्या? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अब देख ले तो उद्देशिका प्रस्तावना में क्या थी? तो देखें तो भारत होगा क्या? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। आप लोग ऐसे इसको याद रखिएगा क्योंकि इसी क्रम में आता है लगाने के लिए। न्याय, तो न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, 3 प्रकार का न्याय है। और स्वतंत्रता कितने प्रकार के? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता कितने प्रकार? समता 2 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर है। तो 2018 में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। किसके तहत? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। और केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। कौन कहा है? तो संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? तो उद्देशिका को। और के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा है, ठीक है। इसको तो उद्देशिका को के एम मुंशी क्या कहें? तो राजनीतिक इसको जनपत्री कहें। अब राष्ट्रीय प्रतीक देख ले तो राष्ट्रीय क्या है? तो सारनाथ स्थित अशोक के सिंह अनुकृति है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। बरगद, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय कैलेंडर संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रगान क्या है? तो जनगण मन है। अब आगे देख लेते हैं। देखिए अब नए राज्यों का गठन, ये समझिए कि इससे एक प्रश्न बनता ही है, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देता है। तो देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात 1 मई 1960 को। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। मेघालय 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को। तो देखिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, MMT इसको याद रखिए। कब? तो 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम की स्थापना कब हुई? तो 16 मई 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को। और गोवा, तो गोवा देखें, गोवा भी 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसका गठन होता है। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 में होता है। झारखंड का तो 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का 2 जून 2014 को इसका गठन होता है। राज्यों गठन महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। कब होता है? तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग गठन कब होता है? तो 1953 में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। और 2 अन्य सदस्य कौन थे? तो KM पडिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू थे। उत्तर प्रदेश गठन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को होता है, ठीक है। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 1956 को होता है। कब? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान की स्थापना कब होता है? 1 नवंबर 1956 को होता है। अब देख लेते हैं मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। और संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क के तहत विधि अधिकार बना दिया गया था। मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। और परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार परीक्षा है, उत्प्रेषण है, ठीक है। और देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में थोड़ा हम जाने। तो ये इसमें क्या है? तो इसमें क्या कहा गया? तो न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया है कि बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर ही उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है और वही बंदी बनाए गए देखें तो व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में उपस्थित करते हैं, जिससे उसको क्या किया? उसको बंदी बनाए जाने कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। परमादेश क्या है? तो परमादेश के बारे में थोड़ा जाने हम लोग। तो परमादेश क्या है? तो यह जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा क्या किया? तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसे कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। और देखें तो परिच्छेद में क्या होता है? परिच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए रीट जारी किया जाता है। उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण के बारे में थोड़ा जाने हम लोग। तो ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा अपने 10 न्यायालयों को यह रीट जारी करके आदेश दिया जाता है कि वो अपने लंबित मुकदमे को वापस भेजें। और अधिकार परीक्षा क्या है? तो अधिकार परीक्षा के बारे में थोड़ा जाने कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद को धारित करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है तो न्यायालय उसके लिए क्या करता है? तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से लोक पद धारित कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो अधिकार परीक्षा में होता है, ठीक है। और देखें तो
राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के दौरान देखें तो अनुच्छेद 19 में मौलिकता मूल अधिकार क्या होता है तो स्वतः निलंबित हो जाता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 358 के तहत। अब देख लेते हैं मूल कर्तव्य जो है कि भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत देखें तो किसके समिति, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। देखें तो 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2 द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के प्रतिपाल के शिक्षा का अवसर प्रदान करने के माता पिता संरक्षा के कर्तव्य का क्या करता है तो ये प्रावधान करता है। और देखें तो प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी, 10 थी, वर्तमान में कितनी है तो 11 है। भारत का राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, ठीक है, क्या होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, ठीक है। और देखें तो जो राज्य के नीति तत्व है तो महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं। इसका उपबंध भाग 4 संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36-51 में किया गया है। यह गैर वाद्य योग्य है, क्या है तो यह गैर वाद्य योग्य है, आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की क्या करना है तो स्थापना करना है, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व की तुलना करें देखें तो मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में लिखित है और वही नीति निषेध तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में लिखित है। और देखें तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वही आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व लिया गया है। और देखें तो मौलिक अधिकार का प्रवृत्ति कैसा है तो नकारात्मक है, वही नीति निषेध तत्व का जो प्रवृत्ति है सकारात्मक है, ठीक है। और जो मौलिक अधिकार है वाद योग्य है, ठीक है, वाद योग्य है, या अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। वही जो नीति निषेध तत्व है ये क्या है तो गैर वाद योग्य है, ठीक है, इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है तो इसका उपबंध हम लोग देख लिए। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है, ये देख लीजिए। अब राष्ट्रपति का हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। देखिए तो उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। इनको हटाया जा सकता है किसके द्वारा तो महाभियोग के द्वारा। योग्यता क्या है तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या हो तो योग्य हो। शपथ कौन दिला तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या होता है तो इनको शपथ दिलाया जाता है। और देखें तो निर्वाचन किसके द्वारा होता है तो निर्वाचन मंडल के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा इनका निर्वाचन होता है, ठीक है, चुने जाते हैं निर्वाचक मंडल के द्वारा। त्यागपत्र किसको देते हैं तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, पदावधि 5 वर्ष होता है, ठीक है, किसके द्वारा हटाया महाभियोग के द्वारा। और देखें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, लाया सकता है किसी भी सदन में। और देखें तो पारित होगा किसके दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, ठीक है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से। अब आगे देख लेते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है। वही निर्वाचन किसके द्वारा तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणी मतत्व के द्वारा होता है, ठीक है। शपथ कौन दिलाता तो राष्ट्रपति दिलाता है। कार्यकाल कितना तो 5 वर्ष के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है तो किस आर्टिकल के तहत तो आर्टिकल 57 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 57 के तहत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है, ठीक है। और क्या दिया योग्यता तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या हो तो योग्य हो, योग्यता ये सब होनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जाने तो देखें तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नियुक्ति कौन दिला तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। और प्रमुख कौन होता है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन तो प्रधानमंत्री होता है, हटाया सकता है लोकसभा में पारित अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया जाता है। आकार क्या होता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कि संविधान संशोधन के तहत 91 संविधान संशोधन ये भी पूछ लिया है, कई बार आया है, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए महान्यायवादी आर्टिकल 76 में उल्लेख है। ये क्या होता है तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 3 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। नियुक्तिकर्ता कौन तो राष्ट्रपति होते हैं। योग्यता क्या है इनका महान्यायवादी बनने के लिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने की है। और देखें तो अधिकार क्या हो तो अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है और संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। किसका तो महान्यायवादी का। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लें तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 में का उल्लेख है। और नियुक्तिकर्ता कौन है तो राष्ट्रपति होते हैं। और कार्य क्या होता है केंद्र तथा राज्य सरकारों के लेखों का लेखा परीक्षण करना होता है। और रिपोर्ट किसको सौंपता है, रिपोर्ट जो है कि राष्ट्रपति को सौंपता है। कार्यकाल क्या होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। सेवानिवृत्ति के बाद भारत राज्य सरकार के अधीन किसी पद का क्या होता है तो पात्र नहीं। अब संसद के बारे में देखें तो संसद के अंग कौन कौन तो राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन और राष्ट्रपति होता है। संसद किससे मिलकर बनता है तो राज्यसभा के लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद बनता है, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहते हैं उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख है। गठन का वो 3 अप्रैल 1952 होता है। प्रथम बैठक 13 मई 1952 होता है। उच्च सदन क्या होता है स्थायी सदन होता है। सदस्य संख्या कितने होते हैं निर्धारित कितने किए गए 250, उसमें 238 निर्वाचित होंगे, 12 मनोनीत होंगे। वर्तमान में कितने 245 हैं, जिनमें 233 निर्वाचित हैं, 12 क्या है तो मनोनीत हैं।
सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितना 30 वर्ष होना चाहिए। सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष होना चाहिए। पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा फैक्ट। लोकसभा किसमें उल्लेख है? तो आर्टिकल 81 में उल्लेख है। ठीक है, और देखें तो ये क्या होता है? तो निम्न सदन होता है, जिसको अस्थायी सदन भी कहते हैं। सदस्य संख्या कितनी निर्धारित? 550 से, लेकिन 530 राज्यों से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में देखें तो 543 है, जिनमें 524 राज्यों से और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। सदस्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 13 मई 1952 को। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो गणेश वासुदेव मावलंकर होते हैं। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन? तो मीरा कुमार। देखिए ये प्रश्न आया था 2022 प्रीलिम में पीसीएस के। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में इसका उल्लेख है। कारण क्या होता है? किसी विधेयक के दोनों सदनों के बीच मतभेद की स्थिति में आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से। नहीं बुला सकती संविधान संशोधन विधेयक की दशा में। अब तक बुलाई गई है कितने बार? तो संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। वित्तीय समिति देख लेते हैं। तो देखिए तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य? कुल सदस्य 30 होते हैं। इनमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। और देखें तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। कितना होता है? 1 वर्ष होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसे अध्यक्ष कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इनका नियुक्त किया जाता है। ये क्या करते हैं? सरकारी खर्च क्या करते हैं? सरकारी खर्च में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति क्या करता है? तो रिपोर्ट देता है। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं लोक लेखा समिति, जिनमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 लोग रहते हैं। तो कुल सदस्य कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और देखें तो लोक लेखा समिति का भी कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। ठीक है, और इनकी प्राक्कलन समिति की जुड़ाव बहन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़ाव बहन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। ये भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है। और देखें तो लोक उपक्रम समिति, इनमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें लोकसभा से 15 सदस्य, वही राज्यसभा से कितने सदस्य? 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसमें देखें तो कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब न्यायपालिका देख लेते हो। तो न्यायपालिका भारत की ऐसी है तो एकीकृत न्याय प्रणाली है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को होता है। जबकि उद्घाटन कब होता है? 28 जनवरी 1950 को होता है। ठीक है, 28 जनवरी 1950 को होता है। और देखें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें भारतीय संविधान के किसमें? तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय समिति प्रावधान है, जिसमें 124 से 147 तक, इसमें तो 124 से 147 तक इनका उल्लेख किया गया है। वही उच्च न्यायालय देखते हैं। तो उच्च न्यायालय का गठन देखें तो उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का जो गठन होता है ये कब होता है? तो उच्चतम न्यायालय का गठन आपका अनुच्छेद किसके तहत? तो अनुच्छेद 124 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है और इसमें गठन संबंधी प्रावधान है। और देखें तो इसमें 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में देखें तो न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 है। कितनी है? 34 है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद से देखें तो सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे बीच में उच्च न्यायालय, उसके बाद अध्यक्ष न्यायालय। अब आगे देख लेते उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय संबंधित अनुच्छेद 124 में इसका उल्लेख गठन कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसमें देखें तो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को कम से कम 2/3 बहुमत से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति क्या करता है? न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा। किस सिफारिश पर? तो कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम में शामिल होता है, आप लोग कमेंट करिए कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है। भारत मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, किसकी? तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। और न्यायाधीश नियुक्ति होने की अर्थ क्या है? तो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय ऐसे 2 या 2 अधिक न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में क्या हो? तो पारंगत विधिवेता हो। और देखें तो उच्च न्यायालय का गठन किसमें? तो अनुच्छेद 214 में न्यायाधीश को हटाया सकता है किसके तौर? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया सकता है। उच्च न्यायालयों में वर्तमान में कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। और देखें तो न्यायाधीशों को नियुक्त करता है कौन? तो राष्ट्रपति कॉलेजियम की सिफारिश पर। न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है कौन? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल। न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्थ क्या है? तो भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार क्या हो? तो कम से कम 10 साल तक उसमें काम किया हो। ठीक है, अब देख लेते हैं राज्यपाल तो नियुक्त करता कौन? तो राष्ट्रपति होता है। पदावधि क्या होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शपथ ग्रहण कौन कर दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। और अर्हता क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? तो पूर्ण कर चुका हो। अब राज्य मंत्रिपरिषद देख ले तो प्रमुख कौन है? तो मुख्यमंत्री होता है। नियुक्ति और शपथ प्रदाता कौन? तो राज्यपाल होते हैं। कार्यकाल क्या होता है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यकाल होता है। और कोई मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य
बने रह सकता है, कितना तो अधिकतम 6 माह तक। और देखें तो आकार क्या है, तो राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक, किंतु 12 से क्या होना चाहिए, तो कम नहीं होना चाहिए। अब राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद किसमें उल्लेख है, तो अनुच्छेद 165 में। देखिए ये क्या होता है, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि सलाहकार होता है। नियुक्तिकर्ता कौन करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। कार्यकाल क्या है, तो राज्यपाल के प्रधान इनका कार्यकाल होता है। अब राज्य विधानमंडल के अंग देख लें तो राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है, ठीक है। तो देखें तो और सदस्य की विधानसभा में देखें तो सदस्य की अर्हता क्या हो, तो भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सीटों की संख्या कितनी है, अधिकतम 500 सीटें हैं, न्यूनतम 60 सीटें हैं। अपवाद स्वरूप देखें तो सिक्किम में 32 सीटें हैं, गोवा तथा मिजोरम में कितने 40 सीटें हैं। और न्यूनतम सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है, जिसमें 32 विधानसभा की सीटें हैं। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, जिसमें 403 सीट है। सदस्यता समाप्त हो सकती है सदन की बैठकों में बिना अनुमति लगातार 60 दिनों की अनुपस्थिति में। सदस्य अब विधान परिषद देख लें, सदस्यों की संख्या क्या है, तो अधिकतम राज्य विधानसभा सीटों की कुल संख्या के 1/3। न्यूनतम क्या होता है, न्यूनतम 40 से कम नहीं होना चाहिए। और देखें तो विधान परिषद युक्त राज्य कौन को, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 58 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं, कर्नाटक में 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 40 सीटें हैं, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना 6 वर्ष होता है, विधान परिषद के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और सदस्य बनने की अर्हता क्या हो, तो भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु क्या कर तो पूरी कर चुका हो। अब संविधान का संशोधन देख लें तो भाग 20 में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 367 में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लें तो संसद संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन परिवर्तन या निरसन कर सकती है, ठीक है। किस परिवर्तन निरीक्षण कर सकती है। संविधान शोधन विधेयक संसद किसी भी सदन में मंत्री या गैर मंत्री सरकारी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित किया जा सकता है। संविधान शोधन विधेयक को प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संविधान में कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंजूरी लेना भी आवश्यक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, केंद्र और राज्य कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, जीएसटी परिषद, 7वीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान शोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में संविधान शोधन विधेयक को पारित कराने के संयुक्त बैठक नहीं बुला सकती है। संविधान शोधन विधेयक पर राष्ट्रपति मंजूरी देने के लिए क्या है तो बाध्य है, देखें तो। और अब हम लोग थोड़ा सा पंचायती राज प्रणाली के संबंध में देखें तो स्थानीय स्वशासन, जिसको राष्ट्रदीपन इनको जनक कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का। और राजसूची का विषय क्या है तो स्थानीय स्वशासन देखा जाए तो राजसूची का विषय है। और शुभारंभ कब कहाँ पर होता है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुभारंभ होता है। और संवैधानिक दर्जा किसमें दिया जाता है तो 73वें संविधान शोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। और कब लागू, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। देखिए किस स्तर पर है तो देखें तो ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जिला पंचायत में कुल विषय कितने हैं तो 29 हैं। शुरू की गई किसके द्वारा तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, किसके द्वारा तो बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं जो नगरीय स्वशासन प्रणाली है, इसमें कुल विषय कितने हैं तो 18 हैं, ठीक है। स्तर क्या है तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम। और देखें तो संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान शोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जारी होता है, दर्जा दिया जाता है। और 1 जून 1993 से क्या होता है तो ये लागू होता है। अब हम लोग पंचायती राज प्रमुख समितियां देख लेते हैं, इससे समझिए कि एक प्रश्न बनता ही है। तो देख लेते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है, इनका सुझाव क्या होता है, त्रिस्तरीय पंचायती का ये सुझाव देते हैं। कौन कौन से तो ग्राम, खंड और जिला पंचायत। उसके बाद पीके थुंगन समिति 1988 में आता है, ठीक है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा इसी समिति के सिफारिश के आधार पर दिया जाता है। उसके बाद जीवी केशव समिति 1985 में। और अशोक मेहता समिति 1970 में आता है। इनका प्रमुख सुझाव क्या है, द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, खंड पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। अब देख लेते हैं पंचायती राज नगर निकाय के बारे में फैक्ट जो आता है। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक है। चुनाव जो है कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है तो 21 वर्ष है। सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितना है तो 1/3 है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वित्त की सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है। रिक्त सीट पर पुनः चुनाव 6 माह के भीतर कराना आवश्यक है। वर्तमान में नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था क्या है तो नहीं है। देखिए कहाँ पर तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायती राज संस्था क्या है तो नहीं है, ये पूछ सकता है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। अब देख लेते हैं वित्त आयोग के बारे में। तो देखिए इसका गठन कितना कब होता है तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष होता है। आर्टिकल इसमें तो 280 में इसका उल्लेख है। और देखें तो रिपोर्ट किसको सौंपता है तो राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी इसमें नहीं है। अध्यक्ष संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। अब ये आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये बदलने वाली चीज़ है, बदल सकता है। और देखें तो कार्य सुझाव देना, तो इसमें क्या करता है जो वित्त आयोग है, संघ और राज्यों के मध्य करों के बंटवारा करने के संबंध में और राज्यों को अनुदान सहायता के संबंध में इसका सुझाव देता है, ठीक है। अब निर्वाचन आयोग के बारे में देखें तो अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। क्या है तो देखें तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा क्या किया तो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। विधिक अधिकार क्या है तो मतदान का अधिकार है, ठीक है। मतदान का अधिकार क्या है तो एक विधिक अधिकार है, ठीक है। बना है कैसे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर के। कार्यकाल क्या हो तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। और नियुक्तिकर्ता कौन है तो राष्ट्रपति इसका नियुक्तिकर्ता होते हैं, ठीक है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सिंह थे। प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। वेतन भत्ते और लाभ किसी मिलता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, ठीक है। और चुनाव कराता है किसका तो निर्वाचन आयोग। तो देखें तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा, राज्यसभा का और विधानसभा और विधान परिषद का। ये क्या करता है तो भारतीय निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग क्या करता है तो उसका चुनाव कराता है, ठीक है।
अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब आपात उमन देख ले तो भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख है। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में कारण क्या है तो देखिए युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन प्रस्तावित किया गया और 3 बार अब तक घोषणा की गई है राष्ट्रीय आपातकाल का। तो कब तो 1962 में जब चीनी युद्ध हुआ था, उसके बाद से 1971 में और 1975 में, ठीक है। और घोषणाकर्ता कौन है तो राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर घोषणा करते हैं, ठीक है। वित्तीय आपात 360 में, ठीक है, आपातकाल की उद्घोषणा संसद के द्वारा अनुमोदन पर होता है। राष्ट्रपति शासन कब अनुच्छेद 356 में। इसका कारण क्या है तो राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और देखें तो आपातकाल की उद्घोषणा का संसद के द्वारा अनुमोदन कैसे हो तो राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 1 माह के भीतर हो जाता है। और राष्ट्रीय शासन एवं वित्तीय आपातकाल की दशा में देखें तो संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से 2 माह के भीतर होता है। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों का रक्षा अनुच्छेद 48 में राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी है। तो लोकसभा व विधानसभा कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, ठीक है। इसमें हम याद देख लेते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एक नजर हम देख लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में इसमें क्या कहते 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा संबंधित कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1968 में सिंधी भाषा 8वीं अनुसूची में और 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संसद को अधिकार दिया गया कि संविधान किसी भी भाग में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। किसमें तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम उसमें 1970 में सिक्किम का सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता संघ को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया कब तो भाग 4 का अनुच्छेद 51 में। किसके तहत तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नीति तत्व जोड़ा गया किसमें तो समान क्या जोड़ा गया तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 को इसी के तहत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानना बाध्यकारी। इसी के तहत लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। किसके तहत तो देखें तो किसके तहत तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम देख लें तो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनः विचार के बाद मानना क्या होगा तो बाध्यकारी होगा। लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल पुनः 6 से घटाकर 5 वर्ष किया किसमें तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। और राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित कर सकता है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300 के तहत अंतर्गत विधेयक अधिकार बनाया गया। किसके तहत तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, ठीक है। और उसके बाद से आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, जिसमें 10वीं अनुसूची के रूप में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 में आता है, जिसमें लोकसभा विधानसभा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में क्या हुआ तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। किसके तहत 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। अब हम लोग प्रमुख ये भी संविधान संशोधन देख लेते हैं। तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में, ठीक है। तो दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार दिया गया। 71वां संशोधन अधिनियम 1992 में इसमें क्या हुआ तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। किसके तहत 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में आया, जिसके तहत संविधान में मूल अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। उसके बाद से देखें तो इसी के तहत 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत नीति निषेध सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु परिवर्तित करते हुए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया, ठीक है। मूल कर्तव्यों में 11वें मूल कर्तव्यों के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का माता पिता कर्तव्य जोड़ा गया। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के केंद्रीय मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% अधिक नहीं हो सकता है। राज्य मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता, किंतु न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। किसके तहत 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 में क्या होता है 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा जोड़ी गई और इसी के साथ 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की कुल संख्या कितनी होगी तो 22 हो गई। 97वां संशोधन अधिनियम 2011 इसमें क्या सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। किसके तहत तो 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के तहत, ठीक है। इसमें क्या होता है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में क्या होता है उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग NJSC की व्यवस्था की गई। किसके तहत तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के तहत। और 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम देखें तो 2015 में भारत बांग्लादेश के
मध्य भूभाग का हस्तांतरण हुआ। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में विभिन्न अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक देश एक कर प्रणाली की संकल्पना के तहत वस्तु और सेवा कर जीएसटी की शुरुआत हुई। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में अब हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या दिया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में क्या होता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में 10% का आरक्षण का प्रावधान हुआ। 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में आया, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभा सभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 105वां संशोधन अधिनियम 2021 में क्या होता है, राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग SC BC की पहचान करने एवं सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। राज्यों को यह अधिकार 102वां संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया। और संविधान में कुल भाग देखने तो कितने हैं, कुल 22 हैं। कौन कौन से, तो संघ भाग 1 में क्या है तो संघ उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक उल्लेख है। भाग 2 में क्या है तो नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 4 में क्या है तो राज्य के नीति नियोक्तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 क में क्या है तो मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क में। भाग 5 में संघ है, अनुच्छेद 52 से 51 में। भाग 6 में क्या है तो राज्य, अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में क्या है तो निर्देशित है, अनुच्छेद 238 में है, अनुच्छेद इसका उल्लेख इसका। भाग 8 में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 239 से 242 तक। भाग 9 में क्या है तो पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243 तक। भाग 9 क में क्या है तो नगर पालिकाएं हैं, अनुच्छेद 243 से 243 तक। भाग 9 ख में क्या है तो सहकारी समितियां हैं, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 जन है। और भाग 10 में क्या है तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 244 से 244 का तक उल्लेख है। भाग 11 में क्या है तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 263 तक। तो आप लोग बताइए कि संघ और राज्यों के बीच का जो संबंध किससे लिया गया, किस संविधान से। भाग 12 में क्या है तो संपत्ति समुदाय और वाद्य, अनुच्छेद 264 300 क के तहत। भाग 13 में क्या है तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 7 तक उल्लेख है। भाग 14 में क्या है तो वाणिज्य और समागम संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 क में क्या है तो अधिकरण, अनुच्छेद 323 क से 323 ख में उल्लेख है इसका। भाग 15 में क्या है तो निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 क तक उल्लेख है। भाग 16 में क्या है तो कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 क तक उल्लेख है। भाग 17 में क्या है तो राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में क्या है तो आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 318 तक उल्लेख है। भाग 19 में क्या है तो प्रकरण है, अनुच्छेद 361 367 तक है। भाग 20 में क्या है तो संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। भाग 21 में क्या है तो अस्थायी संकरणकालीन विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392 तक उल्लेख है। भाग 22 में क्या है तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरूपण, अनुच्छेद 393 से 395 तक क्या है तो उल्लेख है इसका। अनुसूचियाँ कितने हैं तो अनुसूची कुल 12 है। पहले अनुसूची में संघ और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख है। दूसरे में क्या है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश था, कई को मिलने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में क्या है तो भारतीय संघ के प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी में क्या है तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवीं में क्या है तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में संबंध है। छठी में क्या है तो छठी में देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन के बारे में बंद है। 7वीं अनुसूची में क्या है तो संघ राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थित सूची के बारे में बताया गया। 8वीं अनुसूची में क्या है तो भाषाएं कुल 22 को मान्यता दिया गया। 9वीं में क्या है तो कुल अधिनियम और विधिनियमों का विधिमान्यकरण है। 10वीं में क्या है दल परिवर्तन के आधार पर निरंतरता के बारे में बंद है। 11वीं में क्या है तो पंचायतों की शक्तियों के बारे में बताया गया, प्राधिकार उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। 12वीं में क्या है तो नगर पालिकाओं आदि की शक्तियों, प्राधिकार उत्तरदायित्व के बारे में दिया गया है। अब देख लेते हैं, अब बस मात्र और 5 मिनट लगेगा। देख लेते हैं क्या है भारतीय संविधान महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। अनुच्छेद 2 में क्या है तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। अनुच्छेद 3 में क्या है तो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है तो देखिए नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया गया है। अनुच्छेद 5 में क्या है तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में क्या है तो आप लोग कमेंट करेंगे आर्टिकल 6 में क्या है, ठीक है। आर्टिकल 7 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या है तो राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 14 में क्या है तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है। अनुच्छेद 15 में क्या है तो धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या है तो लोक नियोजन में अवसर की क्षमता है। अनुच्छेद 17 में क्या है तो अस्थिरता का अंत है। अनुच्छेद 18 में क्या है तो उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 में क्या है तो वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में क्या है तो अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है तो प्राण दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है तो 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। किसमें तो अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में क्या है तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में क्या है तो मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार प्रतिषेध है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में क्या है तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में क्या है तो अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या दिया। अनुच्छेद 29 में क्या है तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 39 में क्या है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में क्या है तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में क्या है तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल
संहिता है, ठीक है। और अनुच्छेद 45 में क्या है तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देख रहे शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 48 में क्या है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में क्या है तो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा है। अनुच्छेद 50 में क्या है तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है। अनुच्छेद 51 में क्या है तो मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में क्या है तो भारत के राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या है तो राष्ट्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 में क्या है तो राष्ट्रपति पद की योग्यता है। अनुच्छेद 60 में क्या है तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 61 में क्या है तो राष्ट्रपति महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 63 में क्या है तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या है तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 72 में क्या है तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 74 में क्या है तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगा तो मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 में क्या है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 में क्या है तो भारत का महान्यायवादी के बारे में बताएगा। अनुच्छेद 78 में क्या संसद गठन है जिसमें संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 85 में क्या है तो संसद के सत्र 17वां विघटन है। अनुच्छेद 108 में क्या है तो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। अनुच्छेद 110 में क्या है धन विधेयक की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में क्या है तो विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। क्या है तो 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति है। अनुच्छेद 112 में क्या है तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, जिसमें बजट जो कहा जाता है। 123 में क्या है तो संसद के विश्रांतकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 124 में क्या है तो उच्चतम न्यायालय का स्थापना और गठन है। अनुच्छेद 129 में क्या है तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है। अनुच्छेद 137 में क्या है तो निर्णय आदेशों का उच्चतम न्यायालय का द्वारा पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 143 में क्या है तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 148 में क्या है तो भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 152 में क्या है तो राज्यों के राज्यपाल है। अनुच्छेद 155 में क्या है तो राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 161 में क्या है तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 163 में क्या है तो राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 164 में क्या है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 165 में क्या है तो राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 में क्या है तो राज्यों में विधान परिषद का उपसाधन या सृजन है। अनुच्छेद 200 में क्या है तो राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 213 में क्या है तो विधानमंडल के विश्रांतकाल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 में, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति किसमें, किस आर्टिकल में उल्लेख है, उसका अपोजिट कर दीजिए 1, 2, 3 में। अनुच्छेद 214 में क्या है तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 226 में क्या है तो कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। अनुच्छेद 237 में क्या है तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। अनुच्छेद 239 क में क्या है तो दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 243 क में क्या है तो ग्राम सभा है। अनुच्छेद 243 क में तो क्या है तो पंचायतों का गठन है। अब आगे देख लेते हैं, बस थोड़ा सा बचा है, क्या दिया है देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 ग में क्या है तो पंचायतों का आरक्षण है। अनुच्छेद 243 झ में क्या है तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद 243 ट में क्या है तो पंचायतों के निर्वाचन के राज्य निर्वाचन आयोग है। 243 थ में क्या है तो नगर पालिकाओं का गठन है। अनुच्छेद 243 ग में क्या है तो जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 249 में क्या है तो राज्य सूची के लिए विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की क्या है तो संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 में। अनुच्छेद 253 में क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने का क्या है तो विधान है। अनुच्छेद 263 में क्या है तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 266 में क्या है तो भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 267 में क्या है तो भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 279 में क्या है तो माल और सेवा कर परिषद GST के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 में क्या है तो वित्त आयोग है। अनुच्छेद 300 में क्या है तो विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना और संपत्ति का अधिकार दिया जाना। अनुच्छेद 312 में क्या है अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 में क्या है तो संघों एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 323 में क्या है तो प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 में क्या है तो निर्वाचन आयोग है। 330 में क्या है तो लोकसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में क्या है तो राज्यों के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 338 में क्या है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। और अनुच्छेद 338 क में क्या है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। अनुच्छेद 338 क में क्या है तो पिछड़े वर्गों के राष्ट्रीय आयोग है। और अनुच्छेद 343 में क्या है तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी देवनागरी होगी। अनुच्छेद 350 क में क्या है तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का सुविधाएं हैं। अनुच्छेद 352 में क्या है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण है। अनुच्छेद 356 में क्या है तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का उपबंध है। अनुच्छेद 360 में क्या है तो वित्तीय आपातकाल है। अनुच्छेद 368 में क्या है तो संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया है। पूरे भारत की राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी ऐसे सुपरफास्ट रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।